हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोहतांग जी के स्टडी में। जैसा आपको पता है कि हम सिलेबस वाइज हिंदी के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्रिया के बारे में कि क्रिया या वर्ब क्या होती है। तो इससे पहले हमने देखा कि संज्ञा, सर्वनाम, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि वर्ब या क्रिया क्या होती है। तो क्रिया का अर्थ क्या होता है कि कार्य करना, जिससे भी हमको कार्य करना या वर्क होने का जो हमें बोध होता है उसे कहते हैं हम क्रिया। जैसे कि मैंने कहा राम दौड़ रहा है, तो इस वाक्य में जो ये दौड़ना है, ये दौड़ना क्या है? क्रिया है। तो कार्य करना ही हमारे पास क्रिया होती है। तो देखते हैं क्रिया की डेफिनेशन। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। और यह जो क्रिया है इसे ही हम संस्कृत में धातु कहते हैं। तो जान लेते हैं कि धातु क्या है। तो ये जो धातु है ये क्रिया का ही मूल रूप होती है। जैसे कि हमारे पास एक क्रिया है पढ़ना, ठीक है, पढ़ना, पढ़ाई, इस तरीके से क्रिया होती है ना। तो इस पढ़ना का जो धातु है वो आ जाएगा हमारे पास पढ़। तो इसमें जो ये पढ़ है ये इसका धातु है, मतलब क्रिया का ही मूल रूप जो है इसको हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। तो धातु क्या होती है? क्रिया का मूल रूप धातु होती है। जैसे कि हम कहते हैं लिखना, लिखा, तो इस क्रिया में हमें धातु मिल जाती है लिख धातु। तो लिख धातु से बना है हमारा लिखना, पढ़ धातु से बना है पढ़ना। इसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, जिनमें हम प्रत्यय लगाकर क्रियाएं बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, पहले देख लेते हैं कि क्रिया के कुछ उदाहरण। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, भागना, सोना, जागना, इस तरीके की सभी क्या है हमारे पास? क्रियाएं हैं। एक दो उदाहरण देख लेते हैं। अजीत पढ़ रहा है, तो इस वाक्य में जो पढ़ है ये क्या है? क्रिया है। इसी तरीके से अंशुल क्रिकेट खेल रहा है, तो खेलना एक क्रिया है। लड़कियां गाना गा रही हैं, तो गाना एक क्रिया है। सुमित पत्र लिखता है, तो लिखना क्या है? हमारे पास क्रिया है। इसके बाद आता है धातु। तो धातु किसे कहते हैं? तो धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, मतलब जिनमें कि हम प्रत्यय जोड़कर क्रियाएं बनाते हैं उसे ही हम धातु कहते हैं। जैसे हमारे पास एक धातु है पढ़। पढ़ धातु में जब हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो बढ़ जाता है पढ़ना। ऐसे ही लिख धातु है। लिख धातु में प्रत्यय जोड़ते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? लिखना। प्रत्यय हमें पता है कि किसी भी शब्द के जो बाद में लगते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो धातु क्या होते हैं? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे पढ़, लिख, पी, सो, उठ, बैठ, दौड़ना, हंसना, हंस, जग, इस तरीके के जितने भी शब्द होते हैं ये आ जाएंगे हमारे धातु। और इन धातुओं में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे पढ़ धातु में हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो बढ़ गया पढ़ना, पी धातु में ना प्रत्यय जोड़ा तो बन गया पीना, और दौड़ धातु में ना प्रत्यय जोड़ा तो बन गया दौड़ना। अब बात करते हैं क्रिया के भेद की कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के भेदों को हम दो प्रकार में बांटते हैं। एक है आपके पास कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग या संरचना के आधार पर। तो एक हमारे पास आता है कर्म के आधार पर। जब आपको अगर पूछा जाए एग्जाम में कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो आप बताओगे कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। एक हमारे पास आती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। तो दो प्रकार की क्रिया हुई, एक हुई सकर्मक और एक हुई अकर्मक। तो देखते हैं एक एक करके। तो हमारे पास आता है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि कर्ता को छोड़कर कर्म पर प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे जानते हैं कि कर्ता क्या है और कर्म क्या है। तो कर्ता और कर्म, जैसे मैंने कहा कि राम खाना खाता है, यहाँ पे जो कर्ता है वो राम है और खाना खाना जो है वो खाता जो है वो है क्रिया। तो खाता यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कर्म और कर्ता आ जाएगा यहाँ पे राम। मतलब कौन कर्म को कर रहा है, तो करने वाला जो है उसे कहते हैं कर्ता और जो कार्य हो रहा है उसे कहेंगे कर्म। तो कर्म और कर्ता समझ में आ गया आपको। तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्ता को छोड़कर कर्म पर प्रभाव पड़ता है। मतलब जब किसी भी वाक्य में कर्ता को छोड़कर, मतलब जो कार्य कर रहा है उस पर कोई प्रभाव न पड़े बल्कि किस पे प्रभाव पड़े? कर्म पर प्रभाव पड़े। जैसा कि हमारे पास एक उदाहरण है यहाँ पे कि आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, तो आयुष यहाँ पे है कर्ता, लेकिन कर्ता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जब हम पूछेंगे आयुष
क्या पढ़ रहा है? तो आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो पुस्तक है उस पे क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। तो क्रिया का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, न कि आयुष पर। तो आपको सकर्मक क्रिया समझ में आ गई। जो सकर्मक क्रिया है उसको पहचानने का तरीका हमारे पास एक और है। जैसे हम प्रश्न पूछेंगे कि क्या, जैसे कि हमने पूछा कि आयुष क्या पढ़ रहा है, या हम पूछेंगे किसको। तो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि मोहित टीवी देख रहा है। तो हम कहेंगे मोहित किसको देख रहा है? तो टीवी को देख रहा है। तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। अब जो सकर्मक क्रिया है वो दो तरीके की होती है। तो कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया दो तरीके की होती हैं। एक हमारे पास आती है एक कर्मक क्रिया और दूसरी आती है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया से ही पता चल रहा है हमको कि जिसमें एक कर्म हो, एक कर्म मतलब एक कार्य जिसमें हो रहा है उसको क्या कहेंगे हम, एक कर्मक क्रिया कहेंगे। एक क्रिया जिसमें हो रही हो, जिसमें दो क्रियाएं हो रही हों साथ साथ में, उसको कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। पहला हमारे पास आता है एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का एक कर्म होता है, एक ही कार्य जिनका होता है। जैसे कि माता खाना खिलाती है, तो माता क्या कर रही है? माता खाना खिला रही है। खिलाना क्या है? हमारे पास यहाँ पे क्रिया है, और क्या खिला रही है? तो खाना खिला रही है, इसलिए ये क्या है, सकर्मक। सकर्मक में भी एक कर्मक, मतलब एक ही काम हो रहा है। दूसरा है माली पानी देता है। तो माली देता है, देना एक क्रिया है, और क्या देता है? तो हमारे पास यहाँ पे पानी को देता है। तो पानी यहाँ पे आ जाएगा, ये सकर्मक क्रिया, और एक ही कार्य हो रहा है तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक कर्मक क्रिया। दूसरा हमारे पास आता है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया जहाँ पे कि हमें दो दो कर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दो कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा राम आकर चला गया, तो आना एक क्रिया है और जाना एक क्रिया है। तो आना और जाना है ना। तो यहाँ पे ये दो क्रियाएं हमारे पास हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि माली पौधों को पानी देता है। तो माली किसको पानी देता है? पौधों को पानी देता है। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है कि माता बच्चे को खाना खिलाती है। तो यहाँ पे माता, बच्चा और खाना खिलाना है ना। तो ये हो गई यहाँ पे दो क्रिया, एक होगी बच्चे को, दूसरा है हमारे पास खिलाती है। इसके बाद एक तो हमारे पास क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद थे। एक हमारे पास आती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में भी हमने देखा कि दो भेद हैं इसके, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक में जिसमें एक कर्म हो रहा है, द्विकर्मक में जिसमें दो कर्म हो रहे हैं। इसके बाद आती है हमारे पास अकर्मक क्रिया। सकर्मक के बाद आती है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसका प्रभाव क्रिया का फल जो है ना कर्ता पे पड़ता है। पहले हमने देखा कि कर्ता पे नहीं पड़ रहा है। कर्ता हमने देखा था कौन था, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सोहन जो भी है, यहाँ पे वो क्या है, कर्ता है। तो कर्ता पर सकर्मक क्रिया में प्रभाव नहीं पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। यहाँ पर कर्ता पे प्रभाव पड़ता है। तो देख लेते हैं अकर्मक क्रिया की परिभाषा। जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता तथा क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है। सीधे सीधे किस पे पड़ेगा? कर्ता पे। तो उदाहरण में जैसे रमेश सो रहा है, अगर हम यहाँ पे इसको हटा देंगे रमेश को, तो क्या बनेगा? सो रहा है। तो कौन सो रहा है, क्या सो रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। तो कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है कि रमेश सो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। इसी तरीके से पिताजी जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो पता नहीं चल रहा कौन जा रहे हैं। जब हम कहेंगे कि पिताजी जा रहे हैं, तो पिताजी पर जो है ये कर्ता है, कर्ता पर क्या पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम दौड़ता है, तो कौन दौड़ता है? राम दौड़ता है। जब राम में प्रभाव पड़ेगा तो उसको कहेंगे हम, कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा तो अकर्मक क्रिया। इसके बाद आते हैं हमारे पास प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। पहला हमारे पास सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा है हमारे पास प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया, और छठी है हमारे पास कृदंत क्रिया। तो देखते हैं इनको एक एक करके। पहला हमारे पास आती है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में जब एक ही क्रिया हो रही हो, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो रही है तो उसको क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया। जैसे एक कर्मक में था, है ना, एक ही क्रिया हो रही थी, उसको क्या कहेंगे हम? सामान्य क्रिया।
एग्जाम्पल देख लेते हैं कि नेहा सेब लाई, तो नेहा क्या लाई, सेब लाई। मोहन कार्यालय गया, तो जाने का काम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ लाने का काम हो रहा है, सेब को लाने का काम हो रहा है, यहाँ पे जाने का काम हो रहा है, तो एक ही कार्य हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक ही क्रिया हुई, तो इसको हम सामान्य क्रिया कहेंगे। इसके बाद आती है संयुक्त क्रिया। तो जहाँ पे भी संयुक्त वर्ड आता है, संयुक्त शब्द से हमें क्या समझ में आता है, संयुक्त शब्द से हमें ये समझ में आता है कि जो एक से ज़्यादा चीज़ों से मिल के बना हो उसे ही तो संयुक्त कहेंगे। तो जब क्रियाएं जो हैं, एक से अधिक क्रियाएं जिस वाक्य में हो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। तो जब दो या अधिक क्रियाएं एक ही कार्य का बोध कराती हों तो उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। एक क्रिया हमारे पास मुख्य क्रिया आएगी और दूसरी हमारे पास उसकी सहायक क्रिया होगी। सहायक क्रिया को क्या कहते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं ना इंग्लिश में। एक तो होगी आपकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ जो भी लगती है इज एम आर, वो आपकी आ जाएंगी हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें यह सहायक क्रिया है वो है आपकी यहाँ पे हूँ, है ना। हिंदी में होती है सहायक क्रिया हूँ, है, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये होते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक एग्जाम्पल दिया है, मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूँ। तो एक तो पढ़ना यहाँ पे क्रिया है, एक क्रिया आ गई पढ़ना, और दूसरी यहाँ पे क्रिया आ गई सकना। सकता हूँ मतलब सकना, तो दो क्रियाएं हो रही हैं पहले तो ये जो दोनों क्या हैं, ये मेन वर्ब यहाँ पे आ जाएंगी, और हूँ जो है यहाँ पे सहायक क्रिया आ जाएगी, मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो संयुक्त क्रिया क्या थी हमारे पास, जब दो से अधिक क्रियाएं हो रही हों और एक ही कार्य का बोध कराती हो। और इस संयुक्त क्रिया में क्या होगा, एक मुख्य क्रिया होगी और दूसरी सहायक क्रिया होगी। इसी तरीके से वह यह भार उठा सकता है, तो उठाना एक क्रिया है और सकना एक क्रिया है। इसके साथ ये दोनों हो गई मेन वर्ब, और है हमारे पास हो गया हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट हमारे पास आती है नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु, नाम किस में आते थे हमारे पास, नाम हमारे पास आते थे संज्ञाओं में। जब हमने संज्ञा नाउन पढ़ा था, नाउन में हमने देखा कि जब हम किसी वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और नाम के स्थान पर सर्वनाम, और इनकी विशेषता जो बताते हैं उनको कहते हैं विशेषण। तो नाम धातु क्रिया में क्या होता है, जब कुछ क्रियाएं क्या होती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनाई जाती हैं, है ना। इनसे जब हम क्रियाओं को बनाते हैं तो उसको कहते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे हमारे पास एक है अपना। अपना हमारे पास क्या होता है, अपना सर्वनाम है, जब हम इसमें पन प्रत्यय जोड़ लेते हैं तो बन जाता है अपनापन। तो ये है हमारी नाम धातु क्रिया। देख लेते हैं एक एक करके। तो जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अनुकरणवाची शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को कि हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आयुष पाठ दोहराने लगा। दोहराना हमारे पास शब्द है जिसके साथ हम आने प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा आपका दोहराना। इसी तरीके से हमारे पास हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए, तो अपनाना, अपना प्लस पन करके मिला है आपका अपनाना। तो देख लेते हैं संज्ञा शब्दों से बनने वाले क्रियाएं, जैसे कि लात। लात क्या है, संज्ञा शब्द है, जब इसमें याना प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगी इसकी क्रिया लतियाना। नेक्स्ट है बात। बात की क्रिया हो जाएगी बतियाना। शर्म, शर्म का हो जाएगा शर्माना। तो क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा कि शर्माना में कौन सी क्रिया है, तो आप बताओगे कि शर्माना में नाम धातु क्रिया है, क्योंकि शर्म जो है वो संज्ञा शब्द है, और क्योंकि ये भाव को बता रहा है ना आपको, तो संज्ञा हमारे पास भाववाचक भी होती थी, तो शर्माना यहाँ पे नाम धातु क्रिया आ जाएगी। इसी तरीके से दुख, दुखाना। दूसरे हमारे पास सर्वनाम। सर्वनाम से हमारे पास आता है अपना। अपना से क्रिया क्या बन जाएगी, अपनाना। नेक्स्ट हमारे पास आता है विशेषण। विशेषण जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। तो दुबला, पतला, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये हैं विशेषण। तो यहाँ पे दुबला, दुबला से क्रिया हो जाएगी दुबलाना। गर्म, गर्म से गर्माना। ठंडा, ठंडा से ठंडाना। इसी तरीके से हमारे पास आते हैं अनुकरणीय शब्द। अनुकरणीय शब्द से भी क्रिया बनती है, जैसे टिमटिम। टिमटिम से टिमटिमाना। तारे टिमटिमा रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, क्रिया कर रहे हैं। ठक ठक, ठक ठक की आवाज़ आती है ना, ठक ठकाना। थप थप करना, तो थप थपाना।
क्या है हमारे पास, क्रिया है। इसके बाद हमारे पास आती है नाम धातु के बाद प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया से ही पता चलती है कि किसी चीज़ की हमको क्या मिल रही है, यहाँ पे प्रेरणा मिल रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस क्रिया में जो कर्ता है, तो कर्ता कौन था, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सब क्या आ जाएगा, कर्ता आ जाएगा। जब कर्ता खुद कोई काम नहीं करता, स्वयं नहीं करके दूसरों को प्रेरित करता है। जैसे कि हम कहते हैं कि अध्यापक ने बच्चों से पाठ लिखवाया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। क्योंकि अध्यापक स्वयं कुछ कार्य नहीं कर रहा है, बच्चों से करवा रहा है, तो उसे कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। उदाहरण देख लेते हैं। राजेश अंशु को पंजाबी पढ़ाता है। तो राजेश जो है खुद कुछ काम नहीं कर रहा, वो अंशु को पंजाबी पढ़ा रहा है, तो दूसरे को क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है पंजाबी पढ़ने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा कि अमन दादाजी को सड़क पार कराता है। तो प्रेरणार्थक क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब है जबकि स्वयं करता कोई कार्य नहीं करता, दूसरों से करवाता है। अगले आती है हमारे पास पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को ही हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। तो पूर्व से ही पता चल रहा है, पूर्व मतलब पहले और कालिक मतलब काल, समय। तो समय से पहले, तो जो किसी क्रिया के पहले जो क्रिया हो रही है उसको क्या कहेंगे, हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे टीनू लड़कर मायके चली गई। तो पहले टीनू ने क्या की, लड़ाई की, है ना। तो लड़ाई क्या है, क्रिया है, लड़कर फिर मायके चली गई। तो मेन क्रिया हमारी क्या है, मायके चली जाना, है ना। तो चलना हमारे पास मेन क्रिया है। उससे पहले जो क्रिया हुई है उसको कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। इस तरीके से शिव कुमार नहाकर पूजा करने लगा। तो पहले शिव कुमार ने क्या क्रिया की, नहाने की। उसके बाद उसने क्या किया, पूजा की। तो पूजा उसकी क्या है, मेन क्रिया है, और मेन क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। और आखिरी हमारे पास आती है कृदंत क्रियाएं। तो कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनका निर्माण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। शब्दों के अंत में जब हम प्रत्यय लगा लेते हैं, प्रत्यय आपको पता है कि किसी भी शब्द के पीछे जो शब्द लगते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। तो जब किसी भी शब्दों के पीछे हम प्रत्यय शब्द जोड़ते हैं तो क्या बनते हैं, हमारे पास कृदंत क्रियाएं बनती हैं, कृदंत क्रियाएं। तो देख लेते हैं उदाहरण। जैसे कि पढ़ धातु में ता प्रत्यय जोड़ लेंगे तो बन जाएगा पढ़ता, ना प्रत्यय जोड़ लेंगे तो बन जाएगा पढ़ना, है ना। इसी तरीके से दौड़, दौड़ शब्द में ना प्रत्यय जोड़ लेंगे तो बन जाएगा दौड़ना, ता प्रत्यय जोड़ लेंगे तो बन जाएगा दौड़ता। इसी तरीके से दौड़ शब्द में आ प्रत्यय जोड़ने से बना है दौड़ा। तो ये क्या है, हमारे पास कृदंत क्रियाएं आ जाती हैं। जब हम किसी शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं कृदंत क्रियाएं। अब देख लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को एक एक। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा रूप है। तो क्या इसमें सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक है, प्रेरणार्थक है। तो हमने देखा था कि प्रेरित करता है जो वो प्रेरणार्थक है। द्विकर्मक जो दो काम हो रहा है, तो यहाँ पे दो काम हो रहा नहीं हो रहा। सकर्मक में क्या होता था कि कर्म पर प्रभाव पड़ता था, नहीं। तो यहाँ पे है अकर्मक क्रिया जो कि कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है। तो बूंद बूंद करके क्या भर रहा है, घड़ा भर रहा है, तो यहाँ पे कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे अकर्मक क्रिया आ जाएगी। दूसरा हमारे पास है अकर्मक क्रिया कौन सा है, तो इसमें से जो लुटना है ये आ जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। तीसरा हमारे पास है हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। तो क्या ये नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, यौगिक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है। तो ये हमारे पास आती थी नाम धातु क्रिया हमारे पास आती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में वाक्य के संरचना के आधार पर क्रिया का भेद बताइए। ठेकेदार श्रमिकों से कार्य करवाता है। तो ठेकेदार जो है श्रमिकों से कार्य करवाता है, तो इसमें कौन सी क्रिया आ जाएगी आपकी, सीधे सीधे प्रेरणार्थक क्रिया आ जाएगी। जब किसी और को प्रेरित किया जाता है कार्य करने के लिए तो प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित पद में क्रिया का भेद बताइए। टरटराना, टरटराना में कौन सी क्रिया है, तो क्या पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक है या संयुक्त क्रिया है। तो इसमें आपकी सीधे सीधे आ जाएगी नाम धातु क्रिया, टरटराना। इसके बाद हमारे पास आता है छठवां, निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया को पहचानिए। तो सकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी इसमें, पिटना, चलना,
चलाना या फंसना। तो हमारे पास जो चलाना है ना, ये आ जाएगी सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित वाक्यों में से किस में प्रेरणार्थक का प्रयोग नहीं किया गया है। तो नहीं किया गया, नहीं पे फोकस करना है आपको। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है जिसमें पिता उसे पढ़ाते हैं, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं, राम नहीं पढ़ता। तो इन तीनों में तो क्या हो रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। पिता पढ़ाते हैं, अध्यापक पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं, बस राम नहीं पढ़ता। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। बाकी सारी आपके पास प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है 8th, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया आपको बतानी है। रामू खाना खा रहा है, तो रामू क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, तो प्रभाव इस पे पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। दूसरा, चालक गाड़ी चलाता है, तो चालक क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है, तो चलाने का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। माँ स्वेटर बुनती है, तो माँ क्या बुनती है, स्वेटर, तो स्वेटर पे प्रभाव पड़ रहा है। और थर्ड हमारे पास श्याम हंसता है, तो सीधे सीधे प्रभाव किस पे पड़ रहा है, श्याम पे, जो कि कर्ता है, तो कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो तीसरा इसका आंसर आ जाएगा। 9th देखते हैं, उसने नहाकर भोजन किया। तो पहला उसने क्या किया, नहाया, फिर उसने भोजन किया। तो ऐसी वाली कौन सी क्रिया थी हमारे पास। तो इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या संयुक्त क्रिया। क्रिया तो इसमें 2 हो रही हैं, एक तो नहाने की क्रिया और एक भोजन करने की। लेकिन नहा वो पहले चुका है, तो पहले जब नहा चुका है तो कौन सी क्रिया आ जाएगी हमारे पास, सीधे सीधे पूर्वकालिक क्रिया आ जाएगी। आखिरी देखते हैं, निम्न में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य पहचानिए। जिसमें कि अकर्मक क्रिया है वो वाला वाक्य आपको बताना है। पहला हमारे पास, केशव लकड़ी काटता है, वह बैंक दिवालिया निकला, नौकर चाय बनाता है, प्लम्बर नल ठीक करता है। अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप क्रिया वाला टॉपिक आपको ठीक से समझ में आया होगा। तो स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।